Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to deal with the chapter work, power and energy, fourth chapter of class 9 physics. Okay, so students मैं आपको बता दूं हमने 3 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं ग्रेविटेशन तक. ठीक है, पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था दैट इज मोशन, उसके बाद हमने पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन, एंड ये हमारा फोर्थ चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी. ओके, सो मैं इस चैप्टर को बताने से पहले मैं आपको पहले वर्क और पावर और एनर्जी इन तीनों के बारे में अलग अलग थोड़ा थोड़ा बताऊंगा. फिर उसके बाद हम इन तीनों को सेपरेटली और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद द वर्क. वर्क क्या होता है? तो वर्क देखो, फिजिक्स में वर्क तभी माना जाता है जब फोर्स लगने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे कि वर्क को डिफाइन किया गया है, देखो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ. पहले इसका फार्मूला हम लोग समझते हैं, फिर एक्चुअल में समझेंगे कि वर्क क्या है. वर्क इक्वल टू बताया गया है फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट. देखो एफ डॉट एस, इसको बोला जाता है वर्क. ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला है. अभी वर्क को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ओके, सो एफ डब्ल्यू इक्वल टू आपके सामने गिवन है. देखो यहाँ पे एफ डॉट एस, ये जो एफ है यहाँ पर, ये एफ क्या है? इसको बोलते हैं फोर्स. ठीक है, इसको बोलते हैं फोर्स. और ये जो एस है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में. तो जब भी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है वर्क होने के लिए. जैसे मान लो एक ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ है आपके सामने और इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है, और ये एक सरफेस पे पड़ा हुआ है. तो इस पर मान लो आपने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. मतलब ये ब्लॉक आगे नहीं गया, मूव नहीं करा ब्लॉक ने. तो ब्लॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो इस केस में आपका वर्क भी क्या माना जाएगा? 0. लेकिन आपने कुछ तो एनर्जी कंज्यूम करी है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्क 0 माना जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. तो ऑलवेज वर्क में डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है. फिजिक्स में वर्क हम तभी मान सकते हैं साइंस में जब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, बिना डिस्प्लेसमेंट के कोई वर्क नहीं हो सकता. क्योंकि देखो अगर आप यहाँ इस केस में, ये जो ब्लॉक को मैंने ऐसा लिया है, इस केस में अगर आप वर्क डन निकालोगे तो मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ. वर्क डन अगर आप निकालोगे तो आप देखो वर्क डन क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो मान लीजिए फोर्स आपने 10 लगाया, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, मतलब 0 है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आपने लिख दिया 0. तो वर्क कितना आ गया? 0, है ना. तो ये इंटू नहीं लिख सकते, ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा. अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंटू क्यों नहीं लिख सकते, बट आप अभी समझो डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वर्क भी क्या हो गया? 0 भी हो गया, 0 हो गया. ओके, सो ये वर्क के बारे में बताया गया कि वर्क इज़ व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी एक चीज़ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ. आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, मान लो आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है वी. ठीक है, तो इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखो 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर में. मैं आपको थोड़ा हाई लेवल बता रहा हूँ, बट आप इसको थोड़ा रिलेट करना, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा. ठीक है, अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा समझने की, आप 11th में ही समझोगे उस चीज़ को. ठीक है, यहाँ पर मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने. डॉट प्रोडक्ट देखो यहाँ बीच में मैंने एक डॉट बनाया हुआ है, वही डॉट की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर ये डॉट बना दिया, तो ए डॉट बी. ठीक है, ये ए डॉट बी ऑलवेज आता है स्केलर. ठीक है, ये आप क्लास 11th में समझोगे, स्केलर. और 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, एक और होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक ऐसा मल्टीप्लाई. ठीक है, ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं, सेकंड वाले को पढ़ते हैं ए क्रॉस बी. ठीक है, और जो फर्स्ट वाला है उसको पढ़ते हैं ए डॉट बी. तो ए क्रॉस बी, तो इसको, ये आता है ऑलवेज वेक्टर. ठीक है, वेक्टर यानी इस, ये जो है वेक्टर मतलब इसका कुछ डायमेंशन रहता है. ठीक है, इसमें डायरेक्शन गिवन रहता है. ठीक है, तो ए डॉट बी ऑलवेज स्केलर आता है, ए क्रॉस बी ऑलवेज वेक्टर आता है. तो एक चीज़ देखो, मैं बता दूं आपको कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो. तो जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे 11th क्लास में, तो देखना वो ऑलवेज एक मैग्नीट्यूड भी होगा उसमें, डायरेक्शन भी होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ आपको, वर्क का जो फॉर्मूला आपको गिवन है एफ डॉट एस. ठीक है, ये एफ डॉट एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है. और फोर्स क्या है? एक वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है. तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज स्केलर आएगा. स्केलर का मतलब कुछ वैल्यू आएगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, स्केलर आएगा.
सो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड ये आप डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का आप कब समझोगे, क्लास 11th में जाकर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क क्यों स्केलर है, तो आप कह देना कि अभी वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है इसीलिए, और वो क्या है वो आप क्लास 11th में समझोगे। ओके, सो आपको अभी ये चीज़ याद रखनी है कि दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ डॉट एस। और मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, आप इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो एफ का, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का आप यूनिट क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो आप वर्क को न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं, एंड इन दोनों को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया है जूल। ठीक है, डायरेक्टली आप जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जूल भी बोल सकते हैं। तो ये जूल क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, न्यूटन मीटर में भी लिखा हो सकता है, और आपको वो मैंने बताया आपको कि ये एक स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है आपको। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं पावर क्या होता है। पहले मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्क के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। अब मैं पावर का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। पावर क्या होता है किसी भी चीज़ का, तो पावर को डिफाइन करा गया है, देखो मैं बता दूँ आपको। पावर को बतलाया गया है, पावर इज वर्क डन बाई टाइम टेकन। ठीक है, वर्क डन WD से मैंने लिखा, बाई टाइम टेकन। ठीक है, तो ये होता है पावर। किसी मान लो कोई आदमी है, उसने जितना वर्क किया, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क किया उसने टी टाइम में, तो उसका पावर क्या होगा, एक्स बाई टी। वर्क डन बाई टाइम टेकन को बोलते हैं पावर। सो आपको ये याद रखना है। ठीक है, वर्क डन बाई टाइम टेकन को पावर बोलते हैं। पावर का ऐसा यूनिट होता है, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। ठीक है, WATT, ये आपने सुना होगा कि बल्ब वगैरह में उसका पावर लिखा रहता है वॉट में। ठीक है, इतना वॉट ऐसे। ठीक है, तो पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है, मैं बता दूं। और पावर इक्वल टू हमने जो लिखा था, देखो वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो वहाँ से एक और यूनिट आप लिख सकते हैं। वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल, और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि ये पावर क्या होता है। अब एनर्जी के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी को बोला जाता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आपके अंदर कितनी क्षमता है कोई कार्य करने की, उसको बोला जाता है एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और अब मेक श्योर आप इस वीडियो को देखते वक्त, या कोई भी वीडियो आप मेरा अगर देख रहे हैं, तो आप पेन पेपर लेकर बैठे और वहाँ पर नोट्स जरूर बना लें। मैं बहुत हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप नोट्स बना लेंगे तो आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी बोलते हैं, किसी भी मतलब कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और एक पावर के बारे में बोला जाता है कार्य करने की दर को, रेट को बोलते हैं पावर। वर्क डन बाय टाइम टेकन दैट इज पावर, एंड हाउ मच वर्क यू कैन डू, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज एनर्जी। ओके, सो आई होप आपको ये वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने में अच्छा से कामयाब हो गया। अब मैं आपको वर्क और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा। ओके, सो हम लोग वर्क के बारे में समझते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, वर्क इक्वल टू F.S, ये है फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, देखो इसको जब दो वेक्टर हैं, जिससे मैं अब एक सेकंड में इसको पहले बताता हूँ। देखो मान लो एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो इनको ऐसे लिखते हैं, AB cos थीटा। ठीक है, अब ये कॉस थीटा देख के आप घबराना नहीं, ये कॉस थीटा क्या है, ये एक्चुअली में एक तरह का एंगल है। मैं बता दूं आपको, ये क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि ये कॉस थीटा क्या है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा जो है बेसिकली एंगल है, कॉस थीटा एक तरह का एंगल है। आप बस अभी इतना समझो, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉस थीटा के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। जैसे मान लो आपको 3 वैल्यूज याद रखने हैं, कॉस थीटा की आपको 3 वैल्यू याद रखनी है। मैं ये 3 वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको ये तीनों वैल्यू याद रखना है। ठीक है, कि जब भी थीटा 0 डिग्री हो तो वैल्यू होता है कितना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, जब भी थीटा 0 डिग्री हो तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1। जब भी थीटा, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री हो तो कॉस का वैल्यू हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0। ये आपको याद रखना है, ये दो चीज़ आप याद रखो। जब भी थीटा का वैल्यू 0 दिया हो तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और कब जब भी थीटा का वैल्यू 90 दिया हो तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी थीटा इक्वल टू 180 दिया हो, 180 डिग्री, तो आपको ये जो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हो जाता है -1। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री
ये होगा 0 और cos 180 डिग्री -1। ये 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो समझाने जा रहा हूँ आप उस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर ये ऐसा हमने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया, कितना लगाया नहीं पता। ठीक है, कुछ फोर्स लगाया बस, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया थोड़ा सा, s हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप वर्क इक्वल टू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, F.s, एंड आप इसको आगे मैनिपुलेट करके क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे A.b तो AB cos थीटा, उसी तरह F.s तो क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये cos थीटा क्या है, यहाँ पर देखो ये जो थीटा है, ये cos थीटा, ये एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो देखो फोर्स कैसा है, देखो ऐसा हॉरिजेंटल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, यानी मोशन किधर हो रहा है ब्लॉक का, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों तो पैरेलल दिख रहे हैं आपको, है ना, तो वो 0 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, cos 0 डिग्री का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है cos थीटा, ये तो 1 हो गया। तो आप इस केस में क्या ले सकते हैं, वर्क को आप लिख सकते हैं Fs। तो यहाँ पर देखो इस केस में जब वैसे केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो जाएं तो वहाँ पर जो वर्क होता है वो होता है Fs। वहाँ पे cos थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो आप जैसे मान लो ये एक ब्लॉक फिर से मैंने ले लिया। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर। और आपको पता होगा एक फोर्स के बारे में आपने बचपन से सुना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि मोशन के अपोजिट लगता है। तो ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, बोलो, ब्लॉक मूव कर रहा है राइट साइड को, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, बोलो, लेफ्ट साइड को। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अगर आप वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे तो ये क्या होगा, F.s। ठीक है, होगा ना F.s। ठीक है, तो F.s, तो इसको क्या लिखोगे आप, Fs cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा cos थीटा क्या है, ध्यान से देखो। इस केस में cos थीटा जो है आपका यहाँ पर, यहाँ देखो फोर्स लग रहा है आपका किधर, इधर, ये हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स लग रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड को, यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देखो राइट हैंड साइड को। यानी जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। देखो जस्ट अपोजिट है, तो 180 डिग्री एंगल है, और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। तो आपको यहाँ पर जो फोर्स आएगा, वर्क आएगा, वो आएगा क्या, -Fs। तो देखो इस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव आ गया। ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये देखो आपको वर्क डन इस केस में क्या गया, नेगेटिव आ गया। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। फर्स्ट केस में वर्क डन क्या था, पॉजिटिव था, Fs था। इस केस में क्या है, -Fs। तो ठीक है, आपने देखा कि वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देकर समझाता हूँ। जैसे आप मान लो यहाँ पर जैसे मान लो एक कूली है। ठीक है, ये एक कूली है, ये एक लड़का मैंने बना दिया, और ये एक कूली है, ये सामान को ढोता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, इसने क्या करा, एक सामान लेके अपने सर के ऊपर रख लिया। ठीक है, और उस सामान का मास मैंने यहाँ पर m लिख दिया ब्लू से। ठीक है, तो ये कूली सामान लेकर जा रहा है आगे को। ठीक है, इसने फोर्स किधर लगाया हुआ है ये बताओ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर फोर्स लगाया हुआ है। सामान को पकड़ा हुआ है, देखो ऐसे पकड़ा हुआ है इसने। ठीक है, तो सामान को ऊपर की ओर पकड़ा हुआ, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है बताओ, ऊपर की ओर लग रहा है। और ये जा किधर रहा है, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ब्लॉक का मूवमेंट किधर है, इधर है, देखो राइट हैंड साइड को, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और फोर्स किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो देखो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो अगर आप इस केस में वर्क डन बाई दिस कूली निकालोगे, वर्क डन बाई कूली, मैंने लिख दिया WC से, वर्क डन बाई कूली, तो आप क्या लिखोगे, F.s। ठीक है, उसको आगे मैनिपुलेट करके आप क्या लिखोगे, Fs cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा, यहाँ थीटा कितना है बताओ, 90 डिग्री है। एंगल दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी जब भी फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के,
तब वहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल गया कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक सी बातें आपको वर्क में बताई हैं। आगे एक पॉइंट के तौर पे आप इसको आपके नोट्स के तौर पे आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, या फिर आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वाई इट इज़ स्केलर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब ये कैसे होता है ये आप 11th में ही समझोगे। ठीक है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क भी हो सकता है। सो ये मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई हैं वर्क के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे एंड इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सो टिल देन, थैंक यू।